और मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मैनेजमेंट में आपके जैसा अभी एक भी कोई चैनल यूट्यूब पे ऑपरेट नहीं कर रहा कि जो इतने सीक्वेंस के अंदर ऑर्डर में और इतनी करेक्टनेस एक्यूरेसी के साथ वीडियोस डालता हो। तो इस बच्चे को लगाते हैं फ़ोन, देखते हैं उठाते हैं कि नहीं, और देखते हैं। लेट्स होप। पुट इट ऑन लाउड स्पीकर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सुल्तान मोहसिन बोल रहे हैं? सौरभ जुनेजा बोल रहा हूँ बेटा, जेसी एकेडमी से। जेसी एकेडमी से सौरभ जुनेजा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। आपने ईमेल जी भेजा सर। था हमारी टीम को कि आपके स्कोर्स इस बार आप 210 स्कोर कर रहे हैं, जी जी सर। और अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो सर ने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका इंटरव्यू लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सौरभ ही बोल रहा हूँ बेटा। सौरभ सर बोल रहे हैं? और वही तो बोल रहा हूँ, और क्या। अरे 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 अरे, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सका, तो सॉरी सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इस बार सर जेआरएफ थैंक निकाल ही यू लिया अपन थैंक ने। यू सर। जी जी सर। 99.63 परसेंटाइल आपने रिजल्ट शेयर किया, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। और सुनाइए क्या चल थैंक रहा यू है? सर, एकदम मस्त। चलो, तो अब आपका इंटरव्यू सर शेड्यूल करा जाए कि नहीं करा जाए, वादे के मुताबिक? बिल्कुल सर बिल्कुल, अरे आप बोलो। चलो, बड़ा खुशी हुआ। तो मेरी टीम आपसे कल कनेक्ट करेगी, और कल हम एक तसल्ली से इंटरव्यू करेंगे, और टाइम स्लॉट्स मेरी टीम आपको कम्युनिकेट कर देगी। जो भी टाइम ठीक है स्लॉट्स सर। आपको सूट करते हो आप बता दीजिएगा, हम एक जूम मीटिंग करेंगे, ठीक ठीक है है? सर, चलो, डन, आप बोल तसल्ली रहे हैं सर। तसल्ली से बात करेंगे। बाय बाय। हाँ। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू। ओके, बाय बाय। अब इनसे बात करेंगे तसल्ली से जूम इंटरव्यू में, और आपके संग शेयर करेंगे। बाय बाय। मैंने फोन किया, मुझे लगा आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये तो गड़बड़ काम हो गया। सर मैं बच्चों को लेके अच्छा टूर में आया था और बच्चे गाने बजा रहे नाच रहे, तो मुझे सुने नहीं आया कि कौन बात कर रहा है। एकेडमी सुना आया सिर्फ। ठीक है, तो सुल्तान मेरे को पहले अपने बारे में कुछ बताओ, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और अभी आप क्या कर रहे हैं थोड़ा हमको बताइए। जी सर, मैं भावनगर सिटी गुजरात से हूँ और मेरी स्कूलिंग, हाई स्कूलिंग, कॉलेज सब यहीं से हुआ है। मैंने बीबीए किया मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन से, फिर एमबीए मार्केटिंग किया, और अभी एमबीए के बाद मैं टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे यहाँ की एक ऑटोनोमस कॉलेज में हूँ। तो एनटीए के थ्रू नेट क्वालिफाई करने का कब से ये सफर शुरू किया आपने? सर जैसे बीबीए कंप्लीट हुआ मुझे इतना तो तय था कि एकेडमिक्स में ही जाना है, क्योंकि कॉरपोरेट्स के अंदर सैलरी बिल्कुल है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर वो कुछ मुझे इतना वो नहीं लगा एट्रैक्टिव। और एमबीए एंटर करने के बाद जो वहाँ के टीचर्स थे मेरे, वो लोगों ने बोला कि अगर इस फील्ड में जाना है तो या तो लोकल सेट चाहिए, स्लेट चाहिए, या फिर नेट करना ही पड़ेगा। तो वहां से वो लोग ने सेमेस्टर 1 से ही मुझ में डालना शुरू कर दिया कि भाई ये आपको करना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, बट आपने परीक्षा 3 बार लिखी, मैंने वो ईमेल पढ़ा। जी तो जी। आपका नेट तो सेकंड टाइम ही क्वालिफाई हो गया, तो फिर जेआरएफ की तरफ कैसे बढ़ गए आप? सर मैं जब सेमेस्टर 2 में था तो हमारे हेड ने बोला कि भाई आप सेट दो। पहले मैं सेट की तैयारी कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेट का फॉर्म भर नहीं सका, एक दिन डिले हो चुका था। तो उन्होंने बोला कि इससे कुछ बड़ा होगा, लिखा नेट दो। फिर मैंने नेट दी, लेकिन उस टाइम क्या था, मैं सेम 3 में था। मैं देने वाला था जून की अटेम्प्ट एमबीए कंप्लीट करने के बाद, लेकिन जनवरी वाली जो दिसंबर वाली अटेम्प्ट है वो दी। कुछ खास सीरियस प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ बुक से पढ़ा था और जो कॉन्सेप्ट एमबीए में पढ़े थे वो। और उस टाइम नेट क्लियर हो गई, लेकिन फिर वही टीचर्स ने ही बोला कि भाई नेट क्लियर हो चुकी है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब जेआरएफ के तरफ ध्यान दो। लेकिन फिर भी जेआरएफ करना ना करना थोड़ी कशमकश थी, लेकिन फिर भी मैंने दी। और जो सेकंड अटेम्प्ट थी उसमें सीरियस प्रिपरेशन की थी। उसी में आपके पूरा पेपर 2 का प्रिपरेशन आप ही से किया। पेपर 1 में भी आपके दिव्यानी मैम के वीडियोस देख के जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते थे उसे अंडरलाइन कर लेना, फिर वो बुक से पढ़ना, और फिर आपके वीडियो पे आके रिवीजन करना, और लास्ट में आप जो एमसीक्यूज डालते थे, 100 एमसीक्यूज, टॉप 500 एमसीक्यूज, वो सब करके। और उस अटेम्प्ट में जेआरएफ आएगा नहीं आएगा पता नहीं था, लेकिन अटेम्प्ट तो अच्छी, तैयारी अच्छी थी। और वो बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट में 6 मार्क्स से जेआरएफ रह चुका। कट ऑफ 206 था, मैं 200 पे अटक गया। और फिर ऐसा हुआ सेकंड अटेम्प्ट में कि नहीं, अगर 6 मार्क्स पास तक आ सकता हूँ तो जेआरएफ बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद सर प्रिपरेशन सीरियसली स्टार्ट की, और अभी थर्ड अटेम्प्ट में लकीली हो गया। चलो, बहुत। और आपके कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया? आपके मार्क्स 212 आए हैं, राइट? यस, कट ऑफ सर 202 था। अच्छा, और 99.63 परसेंटाइल आपका बना है। जी जी सर। तो बहुत शानदार रिजल्ट है। और मैं सही में, मैं उस दिन ऑफिस में बैठा हुआ था,
और मेरे ऑफिस के बंदे ने मेरे को मेल फॉरवर्ड किया कि सर एक स्टूडेंट का मेल आया है, आप वो पढ़िए और आई थिंक यू शुड गो थ्रू दैट ईमेल। तो मैंने वो मेल पढ़ा, मैंने कहा मैं सीधा कॉल ही करूंगा, मैं मेल पे रिप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर किसी ने जी सर। इतना अटेम्प्ट करा है, मेरे पे इतना भरोसा करा, मैंने प्रॉमिस करा है तो मैं सीधा कॉल ही जी, करूंगा। एक बार लाइब्रेरी थी, सेकंड जून अटेम्प्ट में मेरी। तो तब मैं जेआरएफ पता नहीं था होगा, और हुआ भी नहीं था। तब मैंने बोला था कि लाइव में कि सर अगर जेआरएफ हुआ तो आप मेरा इंटरव्यू लोगे, क्योंकि तब मैं आपके इंटरव्यू टॉपर स्टॉक देखता था। तो हाँ मुझे हाँ। भी यूं था कि कभी मैं भी सर से लाइव बात करूं। तो आपने बोला था पिंकी प्रॉमिस बिल्कुल करूंगा। मैं अपना यस वादा सर। पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो जी सर बिल्कुल। बट मेरे को भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो मैंने तो चलो प्रॉमिस करा, और मेरे लिए आपसे 15-20 मिनट निकाल के बात करना इज नॉट अ बिग टास्क, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा होते हुए देखने के लिए आपने जो मेहनत करी वो बड़ी कमेंडेबल है। मुझे सर जून अटेम्प्ट में नहीं हुआ जेआरएफ तब। एक जेआरएफ नहीं होने का तो दुख था, उसके साथ ये भी मलाल था कि मेरा ये टॉपर स्टॉक वाला वीडियो चला गया, मैं सर से बात नहीं कर सकूंगा। तो रिजल्ट आते से सबसे पहले मैंने आपको मेल किया कि मुझे ये तो चाहिए, आपसे बात तो करनी है। तो बताइए क्या बात करनी है, क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? आपके लिए आज जो है मैं अवेलेबल हूँ, जो मर्जी आप बताना चाहें, यही, एक्सप्रेस करना आपने चाहें। देख लिया, हो गया सब। तो इस बार क्या अलग से करा सुल्तान आपने? इस बार तो बहुत अच्छे नंबर लाए हो आप, तो आपने क्या अलग करा, क्या डिफरेंट किया? थोड़ा जर्नी शेयर करो, ताकि जो बच्चे जेआरएफ से कुछ ही नंबरों से रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और जेआरएफ जी। 1 या 2 या 3 क्वेश्चन से रह जाते हैं। हाँ, टिपिकल आप वाला केस है। तो आपने क्या चीजें मेंटेन करी, किस तरीके से अपना मोटिवेशन बना के रखा? थोड़ा सा बताएं, पढ़ाई में कुछ चेंजेस करें, थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो मजा आए सुनने में। सर जो पेपर वन था मेरा, उसमें मैंने दो बुक्स ली थी, पेपर वन पेपर टू की, दोनों की एक एक। और उन दोनों से प्रिपरेशन की और उसी से नेट क्लियर हुआ। लेकिन बोला वैसे कि बहुत सीरियसनेस नहीं थी, इसीलिए यूट्यूब वीडियोस नहीं, टेस्ट सीरीज नहीं, पीवाईक्यू नहीं, कुछ नहीं। और उस टाइम में तब का कट ऑफ था शायद 176, और मेरा 182 स्कोर था। अ, क्योंकि उसमें और जेआरएफ में फिर बहुत डिफरेंस आ रहा था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सर पीवाईक्यूज पढ़ना स्टार्ट किया। आपने वीडियो में बोला था कि पीवाईक्यूज से पैटर्न एनालाइज करना सीखो, तो पैटर्न एनालाइज की और अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज दी। और सर थर्ड अटेम्प्ट जो भी हुआ, उसमें मैंने क्या करा, जो सेकेंड अटेम्प्ट की रिस्पॉन्स शीट थी, उसमें से क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर लिए कि कौन से चैप्टर से, कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन है, जिसका आपने भी फिर वीडियो डाला था। और मैंने देखा कि मेरे कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चन सच हो रहे हैं, यानी उसमें पता चल गया है कि भाई मेरा रिसर्च स्ट्रांग है, टीचिंग स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन है, इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन आईसीटी था, पीपल एनवायरनमेंट था, हायर एजुकेशन है, तो उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स थे। जैसे 5 क्वेश्चन है तो 2 सही 3 सही हो रहे थे। वो चैप्टर पे मैंने ज्यादा फोकस किया जो जिसमें अच्छा स्कोर था। और क्योंकि दो अटेम्प्ट था, दोनों की रिस्पॉन्स शीट एनालाइज की, तो डेटा मेरे पास आ चुका था कि भाई नहीं, मेरे ये यूनिट स्ट्रांग है, तो इसमें सिर्फ रिवीजन ही करना है, उसमें फिर ज्यादा टाइम नहीं देना। और पेपर टू में सर मेरा मैनेजमेंट, ओबी, मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 5-6 यूनिट में बहुत ग्रिप अच्छी है। और अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोडक्शन है, तो इसमें थोड़ी ग्रिप नहीं है। मैंने ट्राई किया है इसे करने का, लेकिन ये यूनिट सर ऐसे थे कि इसके अंदर मैं जाऊँ तो मुझे जो आता है वो भी भूल जा रहा था। तो फिर जो स्ट्रॉन्ग यूनिट थे ना, उन्हीं को मैंने पकड़ के रखा कि भले सिर्फ 6 यूनिट 7 यूनिट करूंगा, लेकिन उनमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और मेन सर मेरा जो ग्रोथ आया है, जो ये मार्क्स बढ़े हैं, दैट इज इन पेपर वन ओनली, बिकॉज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे हो रहे थे अराउंड 56 मार्क्स, और इस बार मेरे पेपर वन में 78 है। गजब। तो उसकी वजह से पेपर वन ने मुझे अच्छी ग्रिप दे दी। और पेपर टू में 2-3 यूनिट मैंने छोड़े हुए थे, ऑलरेडी पूरा छोड़ा था, यानी जो क्वेश्चन आ रहे थे उसे ट्राई की, लेकिन फिर जो नहीं आए उसमें बहुत ध्यान नहीं दिया। इसलिए मुझे यूं था कि जेआरएफ इसके वजह से अटकेगा। लेकिन जो पेपर वन की प्रिपरेशन थी उसने थोड़ा पुश बैक किया, और इसमें स्ट्रॉन्ग यूनिट्स, और ये बार लकीली मार्केटिंग से, ओबी से बहुत क्वेश्चंस थे, तो वो एक सर मुझे अच्छा चांस मिल गया, स्कोप। अच्छा सुल्तान, ये बताओ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जी सर।
आपका हमसे क्यों लगाव हो गया? मैं सर जब फर्स्ट अटेम्प्ट दी तब मैंने बोला कि कोई यूट्यूब वीडियो के नहीं देखा था सर। जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने स्टार्ट की तो पेपर वन के लिए तो मुझे, लेकिन जो पेपर टू वाला पार्ट है, पेपर टू मैनेजमेंट के सर, कोई ऐसे पर्टिकुलर चैनल नहीं है कि जो उसी को टारगेट कर रहे हैं। तब मुझे आपके वीडियोस दिखे, फिर मैंने देखना शुरू किया, आपकी प्लेलिस्ट देखी बहुत सारी, और फिर सर मुझे आपका कंटेंट लगा कि नहीं एक्यूरेट है। और जो जून वाली अटेम्प्ट थी, तो जून वाले अटेम्प्ट में आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पता है, आपने यूनिट वाइज टिक करवाए थे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसी तरह प्रिपरेशन की, और जून में एक्चुअली वैसे ही क्वेश्चन आए। तो मुझे कंफर्म हो गया कि नहीं, ये चैनल मुझे जब तक जेआरएफ नहीं होता तब तक मुझे सौरव सर को छोड़ना नहीं है। और फिर उस तरह जो थर्ड अटेम्प्ट है उसमें फिर आप ही के वीडियो देखे। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई किताबें भी आपने फॉलो करी हैं डिटेल में, यूनिट वाइज, अगर बताना चाहें तो? सर यूनिट वाइज जो सीआर कोठारी की थी रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए वो की, कोटलर वाली थी वो मैंने मार्केटिंग के लिए की थी, फिर ओबी की, और वो तो मैंने फिर जो एक पूरी कंबाइंड बुक है नेट पे, वो पूरी बुक ले ली थी मैनेजमेंट की, तो सब यूनिट उसी में से कवर किए थे। लेकिन आरएम जो है वो, उसका मुझे ज्यादा फोकस था क्योंकि जून वाले अटेम्प्ट में उसमें से 7-8 क्वेश्चंस बने थे। पेपर वन में भी आता है ना बेसिकली। पेपर वन में भी बिल्कुल उसके क्वेश्चंस है थोड़ा बहुत इसलिए। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस में भी वो कई बार कुछ हेल्प हो जाती है उससे। हाँ जी सर। जब जिस दिन रिजल्ट आया, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मन में क्या चल रहा था कि अब आज चेक करूंगा नहीं तो इस बार तो निकलना चाहिए जेआरएफ, क्योंकि आंसर की पहले आ गई थी, आंसर की आपने मैच कर ही ली होगी। सर, तो कितना कॉन्फिडेंट थे इस बार ही कि नहीं इस बार तो निकलना ही चाहिए जेआरएफ? आंसर की आने तक सर, मैं सच बोल रहा हूँ, टच वुड, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये बार निकलेगा। उल्टा का मैं डर गया था कि अगर ये बार नेट भी क्लियर नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे कि पहले दो तो लक से कर लिया होगा, क्योंकि ये बार क्वेश्चंस ऐसे अनएक्सपेक्टेड थे सर। क्योंकि टेक्निकल ये बार पेपर थोड़ा ज्यादा हो चुका था, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि जेआरएफ होगा। लेकिन आंसर की मैच करी, 210 मार्क्स बन रहे थे, पिछला कट ऑफ था 206, तो नहीं कि 4 मार्क्स का स्कोप है तो सही। और फिर रिजल्ट तक यूं कंफर्म था कि हो जाएगा हो जाएगा, और फिर हो गया। इसीलिए मैंने आपको आंसर की मैच करने के बाद भी और एक ईमेल किया था कि सर मेरे 210 हो रहे हैं। नहीं ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात और थोड़ा सा समझाओ कि जैसे कि आपने पिछले 3 बार दिया है पेपर, राइट? तीनों बार में सर। पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज करने को आज देखने को मिला है। तो आपके यस हिसाब सर। से कंसेप्चुअल लेवल पे सब्जेक्ट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूँ कि कंसेप्ट पकड़ लो बस एक बारी। तो आपके यस, हिसाब से, क्योंकि आपने पिछले 3 अटेम्प्ट दिए हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे आपके लिए, आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्चुअल लेवल पे चीज पता होनी चाहिए? बहुत जरूरी, बहुत बहुत। ये बार का जो पेपर था ना सर, उसने कंफर्म कर दिया कि अगर आपने ऊपर से पढ़ा है, कोई वीडियो देखा है, या सिर्फ टॉपिक के बारे में जाना है ना, तो आपका नेट नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना पड़ेगा, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आ रहा है, पूरा डिटेल के अंदर। क्योंकि ये बार का पेपर टेक्निकल हो गया, और जैसे जैसे अटेम्प्ट मेरी बढ़ रही है, मैंने देखा तीनों अटेम्प्ट में, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर ये बार बहुत जरूरी है। और मैंने बोला कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उनका रीजन ही, उसका आइडिया था कि भाई ये टॉपिक ऐसा है, ऐसा आने वाला है। और सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, टेक्निकलिटीज, किसी टॉपिक को डिटेल में जानना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जैसे अटेम्प्ट जा रही है ऐसे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और एनटीए लेवल भी अपना अप रेस कर रही है। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अपनी जर्नी शुरू करना सोच रहे हैं कि भाई हम एकेडमिक्स में आएंगे और जेआरएफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे? उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो कैसे अपनी जर्नी आगे बढ़ाएं? थोड़ा सा ये भी बताएं। सर, यस, जर्नी जिसने स्टार्ट नहीं की है उनके लिए सबसे पहले तो ये है कि उन्हें अपना मास्टर शुरू है, यानी अपने तो एमबीए में होंगे, तो एमबीए से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार अपन अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो, फिर वर्क में जाओगे तो फिर जो डेडिकेशन है, जो टाइम फ्रेम है, वो नहीं मिल सकता। दूसरा कि सिलेबस से स्टार्ट करो। मैंने सर पहले 2 महीने सिर्फ सिलेबस ही पढ़ा, सिलेबस क्या है, कैसे, कौन सा टॉपिक है, कौन से यूनिट से, उसमें क्या पार्ट है। क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता तब तक आगे का अपन को नहीं हो सकता, प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रहेगी। सिलेबस के बाद उसी सिलेबस पे से पीवाईक्यूज एनालाइज करे। मैंने पास्ट 7 to 8 पेपर्स थे मेरे पास, उसको एनालाइज किया। उसके बाद रिवीजन सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी है ना, रिवीजन। मैंने, आप सच नहीं मानोगे, पेपर जो सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट है उसमें एक भी नया टॉपिक नहीं किया, एक भी नहीं।
जो सेकंड अटेम्प्ट में किया था उसी को बार 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 रिवाइज किया, क्योंकि कोई भी टॉपिक है अगर उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तो आपको इतना तो कॉन्फिडेंस है। सब चीज थोड़ी थोड़ी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो एक दो चीजें है उसे अच्छी तरह से जानो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक है परसिस्टेंस इसके अंदर, कि एक बार नहीं हो रहा है छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसको एनालाइज करना चाहिए। जैसे मैंने एनालाइज किया कि ये यूनिट मेरे कमजोर है, अब अगली बार उसी में ध्यान दिया, और ऐसे करके सर मैं आगे तक आया। आपके हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और बिल्कुल। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, राइट। अब बिल्कुल मुझे सर। ऐसा लगता है कि अगर हमें एक अच्छा एग्जाम निकालना है तो तीन चार बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे पूरे होने चाहिए। एक, सर। हमारे पास बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सर। दूसरा, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज होने चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए जिससे कि हमें डायरेक्शन मिले। और तीसरा, मुझे लगता है कि मेंटरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बारी मार्गदर्शन के लिए भी हमें इंसान चाहिए जो हमें गाइड करता रहे कि किस दिशा में चलो। कई बारी बिल्कुल। हमारा मनोबल भी गिर जाता है। तो इन तीनों चीजों में एक कैंडिडेट को किस तरीके से जज करना चाहिए कि एक अच्छा कंटेंट क्या है, एक अच्छी मेंटरिंग क्या है, और एक अच्छे रिवीजन के लिए हम रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठे करें। सर सबसे पहले तो कंटेंट कहाँ है। अब आजकल, पहले ऐसा था कि कंटेंट ढूंढना मुश्किल था, और आज इतना अबंडेंस है कंटेंट का कि आप खो जाओगे, लिटरली खो जाते हो। आप यूट्यूब पे आओ, सर्च करो और खो जाते हो। इसमें मैंने क्या किया, पेपर वन के लिए इतना सारा कंटेंट था, उसमें मैं लॉस्ट हो चुका था। तो पेपर वन मैंने यूट्यूब से करना ही छोड़ दिया, और उसी को बुक से ही स्टिक रहा। पेपर टू में सर कंटेंट मुझे कहीं पे भी सीक्वेंस के अंदर, ऑर्डर में करेक्टनेस के साथ नहीं दिखा, जो अपने जैसे एकेडमिक चैनल पे था। वो कैसे मैंने कंफर्म किया कि आपका वीडियो देखा और चलो पढ़ना शुरू कर दिया? नहीं, एक बार मैंने एक वीडियो देखा था आपका, और जो आपने कॉन्सेप्ट समझाया वो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद क्या किया, आपके जो सबसे ज्यादा मुझे तो काम आए, तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टिक करवाने वाला वीडियो डाला था, कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, और वो पूरे टॉपिक्स मेरे अटेम्प्ट में पूछे गए। तो ये कब होता है कि जब आपके पास बैकग्राउंड है स्ट्रांग, आपने एनालाइज किया है कि नहीं पेपर की पैटर्न ये है, ऐसे इवॉल्व हो रही है, और अपन को भी ऐसे ही करना चाहिए। तो कंटेंट को देखना परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मैनेजमेंट में आपके जैसा अभी एक भी कोई चैनल यूट्यूब पे ऑपरेट नहीं कर रहा, कि जो इतने सीक्वेंस के अंदर, ऑर्डर में, और इतनी करेक्टनेस एक्यूरेसी के साथ वीडियोस डालता हो। तो मुझे पेपर टू का जो पार्ट है वो आप ही के चैनल से हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सुल्तान, पेपर वन के लिए कोई किताब रिकमेंड करना चाहेंगे? पेपर टू के लिए तो हमने पूछ लिया, पेपर वन के लिए कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे बच्चों को? सर पेपर वन में केवीएस मदान सर की जो है पियर्सन अच्छा। एजुकेशन से, वही बुक, एक ही बुक है जो मैंने पेपर वन में फर्स्ट अटेम्प्ट में ली थी। तीनों अटेम्प्ट में उसी को रिवाइज किया, उसी को रिफर कर रहा। और एक टेस्ट सीरीज सर, जब तक आप टेस्ट नहीं करते आपको नहीं पता चल। मैं तो चलो, मैंने तो दो अटेम्प्ट दे के खुद रिजल्ट आंसर की से मैच कर लिया, लेकिन सब बच्चों के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि एक अटेम्प्ट में निकालना और फिर दूसरे को देना वो बहुत मुश्किल बात है। तो टेस्ट सीरीज है, या तो फिर अपन खुद ही एमसीक्यू से पीवाईक्यू एनालाइज करते रहो, देते रहो, तो पता चलता है कि कहाँ प्रिपरेशन की जरूरत है। अब आगे की क्या प्लान्स हैं आपके सुल्तान? सर अब मैं अभी तो टीचिंग असिस्टेंट हूँ, लेकिन अब पीएचडी करना शुरू, अब टॉपिक पे मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, कि अब पीएचडी ऐसी कौन सी रिलेवेंट फील्ड में करूँ कि जिससे कोई अच्छी इम्पैक्ट आए। तो अभी मैं टॉपिक सर्चिंग में हूँ सर। तो अभी क्या करें टॉपिक सर्चिंग के लिए आप? सर टॉपिक सर्चिंग के लिए रिसर्च पेपर्स, फिर थीसिस है वो पढ़ा मुझे। लेकिन कुछ ग्रीन आपको एक मार्केटिंग। एरिया ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसे तो फिर समुंदर है, पूरा सागर ही है, डुबकी लगाते रहेंगे। सर मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट में करना है, मार्केटिंग मेरा कोर रहा है इसलिए मार्केटिंग में ही करना है। और अभी सर मैं एक ग्रीन मार्केटिंग की तरफ देख रहा हूँ, और न्यूरो मार्केटिंग, ये दो अच्छा। टॉपिक्स है जिनको लेकर अभी मेरी रिसर्च शुरू है। हाँ, तो बस इनसे रिलेटेड अब आपको पहले रिव्यू करना पड़ेगा कि बहुत सारे लिटरेचर को, बहुत सारे पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे, और फिर धीमे धीमे आपको सर। गैप समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे रिसर्च नहीं हुआ, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। बिल्कुल सही अप्रोच है आपका। बहुत बढ़िया। और बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे। और सर मुझे
और सबसे मुझे पता क्या है, जैसे कि आप कैंडिडेट हैं तो आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, किस तरीके से आप बात को समझते हैं और अपनी बात को आगे लेके जाते हैं, तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट भी बहुत ही कम बच्चों को गिफ्ट होता है ये। कई लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन जिस दिशा में आगे बढ़ना है उस दिशा की क्लैरिटी नहीं होती लोगों को, और आपको गिफ्ट है और आप बहुत आगे जाएंगे। और ये क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन आपको रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। तो जिस तरीके सर। से किसी प्रॉब्लम को डायसेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, उसको समझ पाते हैं क्लियरली, तो वो आपके अंदर एक गिफ्ट है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने परिवार वालों को भी बहुत तरीके से शुभकामनाएं दीजिएगा। और थैंक यू मिलते सर। रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, अब तो कनेक्टेड हैं। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई एम रियली हैप्पी थैंक कि यू आप सर। स्टेप बाय स्टेप ही सही, लेकिन आप अपनी मंजिल तक आगे बढ़ गए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए, टाइम निकालने के लिए। और प्रॉमिस तो मुझे पता था आपने किया है, तो पूरा तो बिल्कुल करेंगे। सो थैंक यू सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है।